प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वहां पर मौजूद थे, जो चीन का नेशनल डे था। और आम तौर पर जैसे मैंने कहा कि ऐसा होता नहीं, ये गैर मामूली बात है कि पाकिस्तान एक दफा फिर एक क्रॉस रोड के ऊपर जाके खड़ा हो गया है, जहां पे एक तरफ उसकी जो इमीडिएट इकोनॉमिक उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो IMF से पूरी हो रही हैं, और दूसरी तरफ जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है, जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, उसमें जो चीन का किरदार है वो एक दफा फिर जो है वो अगर हम CPEC की जो फेज 1 है उसको अगर हम कंक्लूड करें तो इस चीज पे कंक्लूड होती है कि पाकिस्तान ने जो मुआहदे किए चाइना के साथ उनको लेटर एंड स्पिरिट में उस पर अमल दरामद नहीं किया। हमने $25 अरब के मंसूबे तो कर लिए, लेकिन उसकी जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी नहीं की। उसके साथ ही दूसरा जो सबसे बड़ा चाइनीज कंसर्न सामने आया वो था सिक्योरिटी का, कि CPEC फेज 2 होगा, तो हम उसको एक बड़ी सस्पिशन के साथ उस स्टेटमेंट को देखते थे कि ये फेज 2 कैसे होगा, क्योंकि फेज 1 की जो डेट की रिस्ट्रक्चरिंग है वो पाकिस्तान उसके ऊपर काम कर रहा है, और इस वक्त भी एक चाइनीज डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ है डेट रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से, जो एनर्जी सेक्टर का डेट है। तो ऐसी सारी सूरत हाल में फेज 2 का होना, लेकिन आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। तो ऐसा नहीं होता कि किसी एम्बेसी के फंक्शन पे दोनों वहां पे चले जाएं और फिर काबीना के तमाम अरकान भी वहां पे मौजूद हों, कि एक दफा फिर हम देख रहे हैं उन ममालिक की तरफ जो माजी में हमें सपोर्ट भी करते रहे, लेकिन इंपॉर्टेंटली वो अमेरिका के, आपको पता है कि राइवल्स भी हैं। पिछले कुछ अरसा में कुछ डेवलपमेंट्स हुई ऐसी जो कि मीडिया की नज़र से उस तरीके में वो नहीं आई, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के जो रिलेशंस थे विद चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, और फिर उसके साथ एक IMF का उसमें एक कनेक्शन आ जाता है, जिसको अब वाज़े तौर पर कहा जाता है, और लोग पहले हेजिटेशन फील करते थे इस बात को करने में, लेकिन अब नहीं करते कि IMF जो है वो ग्रोइंग एक बनता जा रहा है, एक एक्सटेंशन ऑफ द US स्टेट डिपार्टमेंट, उनकी जो वजारत खारजा है अमेरिका की। तो उस कॉन्टेक्स्ट में चूंकि पाकिस्तान मुसलसल IMF के प्रोग्राम में रह रहा था, तो चाइना के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात थे, खास तौर पर जो चाइनीज पावर प्लांट्स को जो अदायगियां होनी थी, चाइनीज जो डेट था उसकी रीपेमेंट्स, और बहुत सारी इम्प्लिसिट जो शराइत थी वो IMF के प्रोग्राम में आती रही। और अभी भी अगर आप देखें ये जो नया प्रोग्राम है, इसके अंदर भी एक दो ऐसी शराइत हैं जो डायरेक्टली हिट कर रही थी चाइनीज जो रिलेशन है विद पाकिस्तान, एटलीस्ट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, खास तौर पर जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वाला हो गया, फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का हो गया। तो एक एक्सपेक्टेशन ये थी या एक असेसमेंट थी कि शायद जो पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं वो उसको उस स्टेज पे ना पहुंच सके जो प्री 2070 वाली फेज थी, 17 वाली है, कि पाकिस्तान एक दफा फिर एक क्रॉस रोड के ऊपर जाके खड़ा हो गया है, जहां पे एक तरफ उसकी जो इमीडिएट इकोनॉमिक उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो IMF से पूरी हो रही हैं, और दूसरी तरफ जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है, जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, उसमें जो चीन का किरदार है वो एक दफा फिर जो है अगर हम CPEC की जो फेज 1 है उसको अगर हम कंक्लूड करें तो इस चीज पे कंक्लूड होती है कि पाकिस्तान ने जो मुआहदे किए चाइना के साथ उनको लेटर एंड स्पिरिट में उस पर अमल दरामद नहीं किया। हमने $25 अरब के मंसूबे तो कर लिए, लेकिन उसकी जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी नहीं की। उसके साथ ही दूसरा जो सबसे बड़ा चाइनीज कंसर्न सामने आया वो था सिक्योरिटी का, कि CPEC फेज 2 होगा, तो हम उसको एक बड़ी सस्पिशन के साथ उस स्टेटमेंट को देखते थे कि ये फेज 2 कैसे होगा, क्योंकि फेज 1 की जो डेट की रिस्ट्रक्चरिंग है वो पाकिस्तान उसके ऊपर काम कर रहा है, और इस वक्त भी एक चाइनीज डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ है डेट रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से, जो एनर्जी सेक्टर का डेट है। तो ऐसी सारी सूरत हाल में फेज 2 का होना, लेकिन आएंगे तो नाज़रीन वो इस दफा उनका जो तरीक़ेकार होगा वो बहुत ही मुख्तलिफ होगा, और इस तरीके से वो इस दफा काम करना चाहेंगे कि उनके जो शहरियों की उनकी जो लाइफ है उसकी प्रोटेक्शन पाकिस्तान प्रोवाइड करे। तो नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन ने जो NDRC है, जो काउंटर पार्ट है पाकिस्तान की प्लानिंग कमीशन का, और जो चाइना के बिहाफ पे पाकिस्तान के साथ बात करता है, नेगोशिएट करता है CPEC के, उसकी तरफ से पाकिस्तान को एक 5 साला मंसूबा जो है वो शेयर किया गया है, और इस मंसूबे में हर तरह की चीज नजर आती है। जो टॉप मोस्ट है इसके अंदर एक चीज जो सबसे अहम है चाइनीज अथॉरिटीज के लिए, वो इसके शहरियों का तहफ्फुज है, और इस सिलसिले में 4 उन्होंने मेजर प्रपोजल्स दिए हैं पाकिस्तान को। ये इसमें सबसे बड़ी जो चीज है, चाइना ने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट करेगा और एक एग्रीमेंट साइन करना चाहेगा एंटी टेररिज्म कोऑपरेशन के ऊपर। ये एक बहुत ही अहम जो चीज है, ये पहले भी इसके ऊपर बात हो चुकी है, लेकिन इसको अब फेज 2 का हिस्सा बनाया है चाइना ने। एंड मोर इंपॉर्टेंटली चीन की तरफ से ये तजवीज आई है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर एक ज्वाइंट सिक्योरिटी
कंपनी बनाएंगे चाइनीज शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। पहले चाइनीज की तरफ से एक स्टेज पे ये डिमांड आई थी कि जो चाइनीज नेशनल है उनकी जो प्रोटेक्शन है वो चाइनीज लोग करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि एक मुश्तरका कंपनी बनेगी, ये कंपनी जो होगी ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी चाइनीज नेशनल जो मुख्तलिफ सीपेक प्रोजेक्ट्स के ऊपर पाकिस्तान में काम करेंगे। और तीसरी चीज इससे रिलेटेड है कि जो मोबाइल स्कैनिंग व्हीकल्स होंगी उनके जो डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग होगी वो भी पाकिस्तान में होगी। और लास्टली सिक्योरिटी से रिलेटेड जो चीज है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है उनके हवाले से एक प्रोजेक्ट है, गाड़ियों को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी किस्म का भी जो अटैक होता है गाड़ियों के ऊपर उनके जो डिवाइसेस और जो उसमें आलात का इस्तेमाल होगा उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी पाकिस्तान में होगी। तो ये कामरान अगर इस डेवलपमेंट को देखा जाए तो इससे ये एक चीज तो बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि चाइनीज जो स्टेज के ऊपर वो किसी भी तरीके से अपनी सिक्योरिटी के ऊपर कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। और ये जो दो अहम इसके अंदर चीजें, एक तो एंटी टेररिज्म कोऑपरेशन एग्रीमेंट, वो शायद पाकिस्तान को उसमें इतना प्रॉब्लम ना हो, बट मोर इंपॉर्टेंटली जो ज्वाइंट सिक्योरिटी कंपनी की उनकी तरफ से जो डिमांड आई है, जो प्रपोजल आया, तो आपके ख्याल में ये जो चीज़ है ये कैसे इसको पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज कैसे देखेंगी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट इसको कैसे देखेगी? देखिए, इसमें जो सबसे अहम सवाल है, आई थिंक कि वो कोई भी मुल्क हो, इवन कल भी दफ्तर खारजा से ये सवाल हुआ कि एक तो पाकिस्तान की पॉलिसी है कि जो फॉरेन बूट्स हैं, इररिस्पेक्टिव कि वो चीन है, अमेरिका है या कोई और मुल्क है, उसके हवाले से तो हमारी पॉलिसी है कि हम अलाउ नहीं करते। लेकिन गिवन कि आपका जो अब एक झुकाव जो आया और ओवरऑल जो आप खुद भी कह रहे हैं कि एक स्ट्रेटेजिक री थिंकिंग है, मसलन आपने जिक्र किया कि इस वीक रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए, फिर जो कल की तकरीब का भी और ये जो नए प्रपोजल सामने आए हैं, और फिर अगले महीने रशियन और चाइनीज प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान आ रहे हैं। एससीओ का इजलास है लेकिन साइड लाइन्स के ऊपर मीटिंग्स भी होंगी। ऑन द अदर हैंड अमेरिका की प्रायोरिटीज देखें कि उनके एक लो रैंक के ऑफिशियल जो हैं वो इसी हफ्ते पाकिस्तान आए थे, तो उससे भी आप अंदाजा रखें कि अमेरिका पाकिस्तान को कहाँ रखता है और ये ममालिक कहाँ देख रहे हैं। फिर आपने बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात की कि स्पेसिफिकली अगर आप देखें रिसेंटली जो अमेरिका है वो टारगेट कर रहा है पाकिस्तान, और जो चीन की कोऑपरेशन है जो पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम है। तो इस तनाजुर में आई थिंक अगर पाकिस्तान लार्जर वो देखेगा तो मे बी पब्लिकली तो वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन शायद जो आपने बात की, मेरी भी जो कुछ चाइनीज डिप्लोमेट से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी है दैट इज पैरामाउंट, जो चाइनीज नेशनल्स हैं उसके ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। या तो पाकिस्तान को कोई ऐसा फुल प्रूफ निज़ाम या ऐसा ऑप्शन उनको देना पड़ेगा कि उनकी जरूरत ना पड़े कि इस तरह की जॉइंट कंपनी की, अगर नहीं होगा तो फिर आपको कहीं ना कहीं चीन अगर आपकी इस तरीके से मदद कर रहा है तो फिर ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी कैंपेन है, तो जो मेरी बात हुई चाइनीज से तो वो कहते हैं कि हम बिल्कुल पाकिस्तान के साथ फुली खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ हर फोरम के ऊपर। और इम्पोर्टेंटली वो ना सिर्फ एक तो होता है ना कि इस तरह की हार्डकोर जो ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, बल्कि लोगों के दिल जीतने के लिए भी, ये भी मुझे पता चला है कि कई जो बलूचिस्तान के अंदर जो डिस्कंट्रोल्ड एलिमेंट्स हैं, जो रिलीजियस एलिमेंट्स हैं, उनके साथ भी मुझे पता चला है कि चाइनीज एंगेज कर रहे हैं। कुछ लोगों को वो चीन जो है वो एक्सचेंज प्रोग्राम पे भी लेके जाना चाहते हैं, उनको कन्विंस करना चाहते हैं, इसके हवाले से भी बात हो रही है। फिर कुछ जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, मसलन मजीद ब्रिगेड है, उनको जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक सैंक्शंस कमेटी है उसमें भी उनको लिस्ट करवाने की वो कोशिश कर रहे हैं, दो कि भारत और कुछ और ममालिक हैं वो अभी रुकावट बने हुए हैं। तो मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर चीन जो है वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है, बट की उसमें यही है कि वो चाहते हैं कि फिर उसका आउटकम ये हो कि हमारे जो कम से कम जो शहरी हैं वो प्रोटेक्टेड है। कामरान, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जो भी सिक्योरिटी पाकिस्तान ने प्रोवाइड की चाइनीज को, उसके ऊपर चाइनीज मुतमिन नहीं है, तो इसलिए वो ज्वाइंट कोऑपरेशन की बात करें, ज्वाइंट कंपनी की बात करें, नंबर वन। नंबर टू, पीपल टू पीपल एक्सचेंज, इसकी तरफ अभी आपने इशारा किया, ये पार्ट है उनके 5 साल मंसूबे का। ना सिर्फ ये, उन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक एंड सोशल सेक्टर में स्मॉल जो प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स की वो बात नहीं करे, छोटे छोटे मंसूबे जिससे लोगों की जिंदगी के ऊपर डायरेक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट आए, वो मंसूबे उन्होंने प्रपोज किए कि ये पाकिस्तान इंप्लीमेंट कर, हम इसको फाइनेंस करेंगे। ये ज्यादातर जो मंसूबे होंगे ये इसके लिए ग्रांट्स आएंगी, चाइनीज इसके लिए लोन नहीं देंगे, लेकिन ये बहुत छोटे मंसूबे होंगे, जैसे किसी जगह पे अस्पताल बना दिया, कुछ और इस किस्म का सोशल वेलफेयर का काम कर दिया। बट एक जो चीज हम आईएमएफ के प्रोग्राम की जब बात करते हैं, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था कि आईएमएफ की तरफ से ये शर्त आई है कि पाकिस्तान कोई नया एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन नहीं बनाएगा, कोई नया स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बनाएगा। तो अगर
ہم ان کا جو چائنیز 5 سالہ منصوبہ ہے پاکستان کے لیے, جو فیز 2 ہے سی پیک ہے, اس میں بہت سارے ہمیں ایسی چیز نظر آتے ہیں. اگر میں 4-5 جو بڑے جو اس میں پروجیکٹس ہیں ان کا ذکر کر دوں, آلدو یہ فیز 1 میں کا حصہ تھے, ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکے, تو ان اے وے یہ آلریڈی انڈر کنسیڈریشن تھے, تو شاید یہ اس میں اس کیٹیگری میں نئی جو ایک ایس سی ہے, بٹ ان کے لیے جو انسینٹیوز ہوں گے اگر آلریڈی اپرووڈ ہیں تو وہ 2035 میں ختم ہو جائیں گے. IMF کا اس کے جو اس کا پروگرام, اس کی ایک شرط ہے, اس میں کامران ایک دابیجی اسپیشل اکنامک زون ہے, یہ سندھ میں ہے, اس کو بھی انہوں نے فیز 2 میں شامل کر لیا. پھر رشیا کے ابھی چل رہا ہے, فیز 1 کے تحت تھا, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے, اس کا جو ایک پاک کا پروجیکٹ ہے, پھر اسپیشل انٹیگریٹڈ اکنامک زون کی بات کر رہی ہے, اس سے ریلیٹڈ کچھ اور ڈیولپمنٹس ہیں, یہ بھی فیز 2 میں انہوں نے شامل کیا ہے. اور ساتھ ہی امارا کے اندر ایک شپ ریپیئر کا پروجیکٹ ہے, اس کے لیے ایک اسپیشل اکنامک زون کی وہ بات کر رہے ہیں. دین اسی سے ریلیٹڈ ایک اور جو چیز ہم نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا کہ ایک جو سیاہ دک کاپر مائنز ہے, اس کے لیے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بنانے کی ایک سمری موو ہوئی تھی, وہ ECC سے پچھلے ہفتے وڈرا ہو گئی تھی, چونکہ اس کے اوپر IMF کی آپ کو پتا وہ شرط ہٹ کرتی تھی. تو سیاہ دک پروجیکٹ جو ہے اس کے لیے جو SEZ ہے وہ بھی چائنیز نے پرپوز کیا کہ یہ فیز 2 میں ہم کرنا چاہتے ہیں, تو یہاں پہ تھوڑا سا ان کا کانفلکٹ آ جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ہی گوادر پورٹ جو ہے, اس کے حوالے سے بھی آپ بھی بات کرنا چاہیں گے. گوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ کے اوپر, گوادر فری زون کی ڈیولپمنٹ کے اوپر, اور اس سے ریلیٹڈ جو سروسز ہوتی ہیں, لائٹ فیسلٹیز ہوتی ہیں, اس کا منصوبہ یہ بھی فیز 2 میں شامل کیا انہوں نے. اس کا مطلب ہے سیکورٹی, اسپیشل اکنامک زونز اینڈ گوادر, یہ 3 چیزیں بنیں گی جو اس کی سی پی کی فیز 2 اس کا جو پیوٹل, اس کا جو اس میں جو رول ہوگا. چند جو بڑے منصوبے ہیں جس میں پاکستان کی بھی خواہش ہے, آپ کو پتا کہ نیو انٹرنیشنل گوادر ایئرپورٹ آلریڈی وہ انڈر امپلیمنٹیشن, اس کی اناگوریشن کی بھی کئی ڈیٹس آ چکی ہیں, بٹ اسی کے حوالے سے فردر کوئی ٹیکنیکل سپورٹ ہے وہ بھی چائنیز پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. کس نیچر کی سپورٹ ہے وہ اس کا ابھی ہمیں اسٹیج کے اوپر نہیں پتا. پھر ایسٹ بے ایکسپریس وے جو ہے وہ ایک چائنیز نے پہلے بنا کے دیے تھے فیز 1 میں, اس کی فیز 2 کو بھی چائنیز نے جو ہے وہ اس کو شامل کیا ہے. یہ جو ایکسپریس وے ہے, ایسٹ بے ایکسپریس وے, یہ بہت اہم ہے, یہ گوادر کو, فری زون کو اور ایئرپورٹ کی ساری ایریا سے ریلیٹڈ ہے یہ, اور فیز 2 اسی سے لنکڈ ہے. پھر چونکہ ان کا ایک بہت بڑا جو ایشو ہے پاکستان میں, چونکہ پہاڑی علاقہ ہے, جو سڑکیں ہیں وہ آل دا ٹائم نہیں اوپن ہوتی, تو سردیوں میں کافی ایشوز ہوتے ہیں. تو رائے کوٹ تھاکوٹ سیکشن جو ہے کراکرم ہائی وے کا, اس کو انہوں نے فیز 2 میں شامل کر لیا ہے. اور پھر کراچی سرکولر ریلوے, اور مور امپورٹنٹلی جو ML1 پروجیکٹ ہے اس کو بھی انہوں نے فیز 2 میں رکھا. اب ML1 فیز 1 کا حصہ تھا, سٹارٹ نہیں ہو سکا. ابھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جب چائنا گئے تھے جون میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں کراچی سے لے کر ملتان تک کم از کم اس کی ایک سیکشن بنا دیں جس کی لاگت کوئی $3.4 ارب ہے. بٹ وہ چائنیز نہیں مانے, انہوں نے فیز 2 میں اس کو رکھا ہے اور فیزز میں رکھا ہے. اور بٹ اس میں ابھی وہ فار دا ٹائم بینگ وہ صرف اس کو فنڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جو کراچی حیدرآباد سیکشن ہے صرف $1.1 بلین. اس میں اور بھی چیزیں ہیں. کرکس آف دا اسٹوری یہ ہے کہ جو سی پیک جو بہت سے شکوک و شبہات تھے, فار ورائٹی آف ریزنز کہ شاید آگے نہ بڑھ سکے, ایٹ لیسٹ فرام دا چائنیز پرسپیکٹو وہ فل وگر کے ساتھ اس کو دوبارہ آگے چلانا چاہتے ہیں. 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. گوادر کا انہوں نے ذکر کیا, اوبیسلی گوادر کے بارے میں ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں. تو کل جو چین کی وہ تقریب تھی قومی دن کی, تو وہاں پر کچھ اہم جو چین کے عہدیدار تھے, خاص کر کے جو سینئر ایگزیکٹو تھے اس وقت گوادر پورٹ کے, جو آپریشنز کو دیکھ رہے ہیں. تو 2 چیزیں میں نے ان سے پوچھی, ایک کہ وہاں پر ایشوز کیا ہیں. انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا ایشو تو ہے وہاں پر پالیسی کا, کہ گورنمنٹ آف پاکستان کرنا کیا چاہتی ہے. اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ فرض کریں کہ تمام چیزیں جو چین چاہتا ہے یا چینی کمپنیز چاہتی ہیں کہ اس کے مطابق اگر ہو جائیں, تو کتنا ٹائم لگے گا ہمیں فلی آپریشنل کرنے میں گوادر کو اور اس کا ٹرو پوٹینشیل ریئلائز کرنے میں. تو بڑا کلیئر تھے, وہ کہتے ہیں 3 سال. 3 سال کے اندر آج گورنمنٹ ڈیسائیڈ کر لے, سارا انفراسٹرکچر پالیسی بالکل کلیئر ہو, 3 سال کے اندر فل پوٹینشیل پہ وہ آپریٹ کرے گی. دوسرا, کل ہم نے دیکھا کہ امریکی میڈیا, بلکہ اسی ہفتے ایک وہاں سے خبر آئی, جب بھی پاک چین کو آپریشن بڑھتا ہے تو وہاں پر انہوں نے یہ خبر دی کہ پاکستان نے پچھلے سال چین کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کیا یا ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ گوادر میں ان کو اپنا ایک نیول بیس بنانے دیں گے. اب یہ ماضی میں بھی اس طرح کی خبریں چلتی رہی, خاص کر کے مغربی میڈیا, مغربی آفیشلز اس کی بات کرتے رہے ہیں. اس کے حوالے سے دفتر خارجہ نے کہا کہ یہ ٹوٹلی بالکل ایک فالس رپورٹ ہے, من گھڑت ہے, اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. تو دوسرا, چین کے ایک اہم عہدیدار سے جو میری بات ہوئی, تو وہ گوادر میں ہی کام کرتے ہیں, تو انہوں نے بہت زوردار کہکا لگایا کہ انہوں نے آفر کی کہ آپ بے شک اپنے کیمرے لے کر کے وہاں پہ آئیں, پورا ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے, بتائیں کہ وہاں پر کون سا نیول بیس بن رہا ہے. تو